तो प्यारे बच्चों, आरआरबी टेक्नीशियन या फिर जेई या फिर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज है, मतलब कभी ना कभी आरआरबी ने ये डिफरेंट टाइम्स में ये क्वेश्चंस पूछे हैं, डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करा है अलग अलग जगह पर। तो उसमें सारा का सारा जखीरा जो पर्टिकुलर चैप्टर का है, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट ये करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई आपको क्या पता क्या क्वेश्चन आने वाला है और क्या क्वेश्चन नहीं आने वाला। वो कहते हैं नहीं कि मेहनत करने वाला बच्चा कभी बहाने नहीं ढूंढता, बहानों की तलाश नहीं करता। उसे अगर मेहनत करनी है तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह से और किसी भी तरीके से वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकता है अपने एग्जाम के लिए। तो आज मैं जो कराने वाला हूं आरआरबी टेक्नीशियन या फिर जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी के लिए आपने सोच रखा है, और आपको पता ग्रुप डी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अगर आपने इन सब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बिल्कुल करेक्ट प्लेटफॉर्म है। आपको वो सभी पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे जो आरआरबी ने कंडक्ट कराए हैं। आपको पता है कि पूरी साइंस के एक साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, वो भी पीवाईक्यू से, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज सॉल्व करवाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एपिसोड। तो ये एपिसोड नंबर 4 है, मतलब एक पूरा चैप्टर पूरा का पूरा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं आरआरबी के, वो सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपको छोटा सा इंट्रो दे दूं, मैंने आरआरबी 2018 एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम क्वालिफाइड किया है। प्री मेन साइको तीनों एग्जाम क्वालिफाई हैं, बस फाइनल मेरिट से मेरा सिलेक्शन रह गया था, वो भी आधे या एक नंबर से। होप सो आगे चलते हैं, क्या पता क्या होता है लाइफ में। तो आज जो कराने वाला हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको पता होना चाहिए 40 क्वेश्चन बनेंगे टेक्नीशियन के अंदर। तो मेरा टारगेट यही है कि आपके 40 में से 40 नंबर आए, तो आपकी साइंस एक नंबर ही करवा दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इसके अंदर सारे क्वेश्चन कुछ इस वे में आपको मैं दिखाता हूं कि इस तरह से देखो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। अब देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, ग्रुप डी ने 2018 में ही 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, अलग अलग डेट में, 24 में, 26 में, 19 में, शिफ्ट सेकंड में, शिफ्ट थर्ड में, शिफ्ट थर्ड में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो आप ऐसा ना समझे कि एक बार ये क्वेश्चन बन गया तो फिर नहीं बनेगा, ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके पीछे का लॉजिक है वो तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो वही मेरा मोटिव है कि लॉजिक क्लियर करवाना। अब देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको पता है जो सूर्य के अंदर रिएक्शन हो रही होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर संलयन कहते हैं, न्यूक्लियस का जुड़ना। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती भी है। जैसे कि सूरज के पास हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़ करके हीलियम बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी का निर्माण भी होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। सूरज के पास जो रिएक्शन हो रही है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि ये यही खत्म हो गया, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या होता है, बताओ, हाइड्रोजन के साथ एडिशन होकर के हीलियम बनाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। लो, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप खुद ब खुद लगा दोगे। तो पहला होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप इसका पीडीएफ दे दो ताकि हम रिवीजन के दौरान इसको देख लें। तो भाई आप टेलीग्राम लिंक पर जाओ, टेलीग्राम चैनल पर जाओ मेरे, वहां मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। एटलीस्ट मैं आपको ये कंप्लीट दे दूंगा जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ताकि आपको उसका बेनिफिट डायरेक्ट मिल सके। दूसरा था नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। तो नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है, नाभिक का जुड़ना। तो 2 हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको सिखाया था, तो देखो उसके ऊपर ही आ गया। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसका ये वाला जवाब हो जाएगा, सी वाला। तो देखो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा था 2018 में। ये देखो इस तरह का भी क्वेश्चन डिजाइन हुआ था,
तो आप निश्चिंत रहें, आपको सारे क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो आरआरबी ने नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजिक्स से जो कोई भी क्वेश्चन बनाया होगा वो सारा क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो या हार्ड लेवल को, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा सी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है परमाणु विखंडन। देखो परमाणु विखंडन, परमाणु का टूटना, विखंडन मतलब टूटना। एक भारी परमाणु दो छोटे छोटे हल्के परमाणुओं में टूट जाता है, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब ऊर्जा निकलती है। तो आपके पास एक एग्जाम्पल भी है 92 यूरेनियम 235, ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी बनते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। और नाभिकीय विखंडन क्या, एक नाभिक का बड़े छोटे छोटे नाभिकों में टूटना। तो हमसे क्या कह रहा, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है क्या है, परमाणु का रूपांतरण नहीं भाई, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, ये भी बात हो सकती है, एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर। गलत जवाब, अणुओं के उपखंड नहीं भाई, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक भारी परमाणु ही 2 छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन यही बोलती है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। समझ लो क्या क्या निकलता है और क्या क्या बनता है। मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली हर चीज को समझाया जाए, रटाया नहीं जाए, क्योंकि रटाने वाले तो बहुत हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, आपसे कह रहा हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। कहां पूछा गया है और कब पूछा गया है, देख लो। ऐसा नहीं है कि बेटे मैं आपको इजी क्वेश्चन करा दूं और आपसे कह दूं कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, इन्हें पढ़ लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका बेड़ा पार तभी करवाऊंगा जब आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करा दूं जो एक पर्टिकुलर चैप्टर में से बने हैं। अभी तक आरआरबी ने इस चैप्टर में से इसके अलावा क्वेश्चन पूछे नहीं है, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो देखो हाल ही में जो रिसर्च हुई है वो हुई है गुरुत्वाकर्षण तरंगों की, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में जानना है तो कमेंट कर दे, या फिर टेलीग्राम लिंक पर जाए, वहां चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां अपनी डिटेल डिस्कशन करने के लिए मुझसे कमेंट करें। हमसे कह रहा पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। आपको पता है 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने पोखरण के अंदर टेस्ट करवाया था, परमाणु बम का टेस्ट, जिससे हमारी परमाणु शक्ति पूरी दुनिया में हल्ला काट गई थी कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन चुका है। तो 1974 में ऐसा हुआ था, वो भी पोखरण के अंदर। कहाँ, पोखरण। आपको पता पोखरण कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के जैसलमेर जिले की तरफ है पोखरण। ध्यान रखना 1974 में हुआ था। इसका नाम क्या रखा गया था, इस मिशन का नाम क्या रखा गया था, लाफिंग बुद्धा या फिर स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, इसका इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना। तो कब हुआ था ये, 1974 में हुआ था। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि जो 1974 में परीक्षण हुआ था पोखरण में, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। तो आप याद रखना स्माइलिंग बुद्धा। एक और हुआ था 1998 में। 1998 में डिफरेंट परमाणु फोड़े गए थे, उनके अलग अलग नाम थे। उसका नाम था, जल्दी से, उसका नाम था प्रोजेक्ट शक्ति। ठीक है, वो आगे आएगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो 1974 पूछा गया था, तो 1974 आप लोग ये याद रखना। 1998 में भी हुआ था, उसका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर अभी 5th करा है, 6 पे चलते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखो एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो आपको यहां पर हाइड्रोजन एटम 1H1 की बात करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है 1H1। देखो ये जो एक होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। और ये जो 1 है यहाँ बताता प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। बाय द वे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 1 है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हुए उतने ही प्रोटॉन हुए, तो इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो 1H1 के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। इसको देखिएगा, ये 1S2 है, तो एक तो प्रोटॉन हो गया,
एक प्रोटॉन हो गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो एक प्रोटॉन हो गया, चूंकि ये दो है तो इसके अंदर एक तो प्रोटॉन हुआ और एक ही न्यूट्रॉन हो जाएगा। वैसे इसके अंदर बात करेंगे तो एक प्रोटॉन होगा और दो न्यूट्रॉन होंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये बात कर रहा है 1h1 की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो 1h1 की बात कर रहा है, आवाज आ रही है, 1h1 की बात कर रहा है, तो यही सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता 1h1 के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये 1h1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में अगर दूसरों की बात करता है तो उनके नाम स्पेसिफाई कर देता है। 1h1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1h2 को बोलते हैं ड्यूटीरियम और 1h3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो 1h1 का ही सबसे ज्यादा जिक्र होता है, ध्यान रखना। तो इसमें कोई भी नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूट्रॉन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल क्या रहा है, हमसे कह रहा है न्यूटन और भाभा फंड कार्यक्रम, न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम किनकी एक संयुक्त पहल थी। तो आपको पता है न्यूटन जो थे वो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे, और भाभा जो थे होमी जहांगीर भाभा ये भारत के थे। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और भारत ये प्रोग्राम था। तो इसका नाम न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी। तो दो अलग अलग कंट्री थी, इंग्लैंड और भारत। तो जहां कहीं भी इंग्लैंड और भारत दिखाई दे तो इंग्लैंड मतलब पहले उनको ब्रिटेन कहते थे, तो ब्रिटेन और भारत मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। ये भी पता चल गया कि न्यूटन साहब कहाँ के रहने वाले थे। तो ये हमारा 7 क्वेश्चनों का कलेक्शन कंप्लीट। अब बाकी यहाँ के क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो भाई, मजा आ रहा है ना। देखो चीजें आपको सीखने मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वीडियो देखने के लिए आए हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो, बिल्कुल नहीं होगा। एक तो आपके PYQs लग रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप खुद से आंसर करें। अगर आपका आंसर ठीक बैठ रहा तो वेल एंड गुड, और नहीं बैठ रहा तो आप देखें कि आपको क्या अपडेट मिला है क्वेश्चन में। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश 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 का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो देखो न्यूट्रॉन के अवशोषण का काम कौन करता है, भारी जल करता है, ग्रेफाइट करता है, या पानी करता है, या कैडमियम की रॉड करती है। तो कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉन के अवशोषण का काम करती हैं, न्यूट्रॉन के अवशोषण का काम। ग्रेफाइट हुआ या फिर भारी जल हुआ, ये न्यूट्रॉन की गति को हल्का करते हैं। लेकिन कैडमियम जो होता है ये न्यूट्रॉन के अवशोषण का काम करके जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसको चेन रिएक्शन बनाए रखता है, ध्यान रखना। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो कैडमियम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, सितारों में प्लाज्मा, जो सितारों के अंदर प्लाज्मा होता है, बनने का कारण क्या है। सितारे जो है, सितारे मतलब स्टार्स, उनके अंदर प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो प्लाज्मा बनने का कारण जो है वो उच्च तापमान है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। तो यहां पर ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। आंसर खुद से भी लगाएं मेरे बच्चा, खुद से भी लगाएं और अपने आप को परखें, चेक करें कि आप कितने सही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे कह रहा है साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहां है। साहा की बात चल रही है, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहां पर स्थित है। खुद से आंसर लगाएं, लगाएं। RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया था 2016 के अंदर। पानी पी लेते हैं। तो ये आपका एक तरह का GS का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, GS GK का क्वेश्चन हो गया। स्टैटिक GK के अंदर आता है कि साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान, ध्यान रखना, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल का। तो 10वें का हो जाएगा डी। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 11वां, क्योंकि ये तो आपका याद करने का था, आपकी नॉलेज को पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड, जिसको आप कैडमियम की रोड कहते हैं, क्या काम करती हैं। मैंने आपको बताया जो कैडमियम की रोड होती हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत ज्यादा फैला सकते हैं,
उनको अवशोषित करने का काम करती है, ताकि आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो एक चेन रिएक्शन बनी रहे। तो क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको अवशोषित करने का काम है। तो यहां पर क्या होगा, चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं। बिल्कुल सही, कैडमियम की रॉड का यही काम है। 2016 में आरआरबी एनटीपीसी ये क्वेश्चन पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर है। आप लोग सही चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है। तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये वाली बात आपको जीके जीएस के क्वेश्चन में याद कराई जाती है, तारापुर के अंदर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का तारापुर आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 या ग्रेड 1 की, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना, जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना, उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि जो वीडियोस आपको मैं दिखा रहा था या फिर जो वीडियोस मैंने ये बनाई थी, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये नॉलेज हो जाती है कि आरआरबी क्वेश्चन किस तरह का पूछता, ये भी नॉलेज हो जाती है। पीवाईक्यू से सबसे बड़ी नॉलेज ये मिल रही है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सारा का सारा बवाल पढ़ लिया और पता लगे कि एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन बने ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों से एक आइडिया मिल जाता कि किस तरह का क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, डैश 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 ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ओपनहाइमर ने। किसने? ओपनहाइमर ने। तो 13वें का हो जाएगा ए आंसर। ये तो आपका जीके जीएस के क्वेश्चन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता। मैंने आपको बता रखा मंदक का कार्य, मंदक का कार्य होता है भारी भारी जल के द्वारा या फिर ग्रेफाइट की रोड के द्वारा। तो ये दोनों ऑप्शन याद रखना, भारी जल या फिर ग्रेफाइट। तो यहां पर कठोर जल नहीं, जियोनाइज्ड नहीं, ना ही शुद्ध जल। तो भारी जल इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो जहां भी आपको भारी जल दिखाई दे लगाओ, आगे बढ़ो। आरआरबी एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं येलो पेपर के अंदर। याद रहे भाई, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर से क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे सॉल्व करा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आप लोग साथ दें यार, सपोर्ट करें। छोटे यूट्यूबर हैं हम, नए नए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए। हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है, हिम्मत मिलती है आप लोगों के सपोर्ट से। बस इतना सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दूसरों तक इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि फ़ायदा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आरआरबी 2018 एएलपी टेक्नीशियन क्वालिफाइड हूँ, मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो ये बहुत सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, टाइम भी बहुत कम है, तो ये पढ़ो आप। ठीक है, अगर किसी को थ्योरी लेक्चर चाहिए तो मैंने पूरी ल्यूसेंट साइंस को हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको डिटेल चीज़ें जाननी है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखा करें, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो भाई इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन शक्ति, मैंने पीछे ही बता दिया था कि ऑपरेशन शक्ति उसका नाम था। ठीक है, ये 1998 में किया गया था। आगे चलते हैं। मुस्कुराते, ओहो मैं इसको ऊपर ले जाऊं। मुस्कुराते बुद्ध, जिसको स्माइलिंग बुद्धा, किसके लिए कोड किया गया था? मैंने आपको बताया जब 1974 में पोखरण के अंदर टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और उस वक्त मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने इस परीक्षण को कंडक्ट करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए, हमने स्माइलिंग बुद्धा का नाम सुना था, मुस्कुराता हुआ बुद्धा, ये एटम बॉम्ब का नाम रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना 1974 में भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण 1 परमाणु परीक्षण का नाम था, क्या था ये? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो आपको पता होगा होमी जहांगीर भाभा जी के,
होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पर रख दिया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य मतलब प्रोजेक्ट का क्या नाम था? तो इसका नाम था मैनहट्टन परियोजना। इंपॉर्टेंट, याद रखना, मैनहट्टन परियोजना क्या था? यूरेनियम को शुद्ध करने की एक प्रोग्राम था, एक प्रोजेक्ट था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 उठा लो। हमसे बोला है भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पहले परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था भारत का? पोखरण। ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो पोखरण जहां कहीं भी ये लगाओ और आगे बढ़ो। इसके ऊपर तो एक मूवी बन चुकी है, मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में। ये 3-4 बार आरआरबी ने इसको पूछ लिया, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि कभी भी टपक सकता है किसी भी शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 20 का जिक्र आता, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं। देखो, नाभिक की विखंडन प्रक्रिया हो गई, इतना सोचना ही नहीं है, नाभिक की विखंडन प्रक्रिया ही इसी को कहते हैं। हमसे कह रहा है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था नाभिक के विखंडन के दौरान। तो नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन के दौरान तो मैंने ये कहा था कि सूर्य के अंदर नाभिक के संलयन अभिक्रिया हो रही है, वहां पर हाइड्रोजन एटम फ्यूज हो जाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वहां पर फ्यूल है, ईंधन है, वो है हाइड्रोजन का। तो सूर्य के पास सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन। सूर्य के पास ही नहीं, इवन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली ही हाइड्रोजन है। तो अब जहन में ये आगा कि सबसे ज्यादा जब हाइड्रोजन है तो आग क्यों नहीं लगती? तो आग के लगने के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट जरूर चाहिए, अदरवाइज आग नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा, तो उसमें आग नहीं लग सकती। उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ को। क्वेश्चन नंबर यहां पर आता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? देखो, किसकी वजह से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो रही है आपको बताऊं। एक्चुअल में जो हमारे पास बड़ा नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। जैसे कि 92 यूरेनियम, अगर 236 की बात करूंगा तो 92 प्रोटॉन होते हैं और बाकी सारे के सारे न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक्चुअल में प्रोटॉन जो होता है वो स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले में, तो ये हमारा न्यूक्लियस जो है ना वो अस्थायी होना शुरू हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी घटना शुरू हो जाती है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की घटती है, क्योंकि ये भारी न्यूक्लियस है, तो ये बहुत कम अनस्टेबल होता है। स्टेबल बहुत कम होता है, अनस्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। स्टेबल बहुत कम होता है, अनस्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर मैं इसमें और न्यूट्रॉन डाल दूं तो क्या होगा? तो न्यूट्रॉन डालने से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेगा। तो यहाँ पर जो इसको तोड़ने का काम कर रहा फिर वो न्यूट्रॉन का काम रहा नहीं रहा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है ये ट्रिगर का काम करेगा। जैसे कि हम गन का ट्रिगर दबा देते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, फायरिंग हो जाती है, तो वैसे ही न्यूट्रॉन अगर यहाँ चला गया तो ये एटम भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो ट्रिगर का काम करेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन। 2004 में ये क्वेश्चन बना था। आगे बोला नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का भी किया जाता है, ग्रेफाइट का भी होता है और बेरिलियम का भी होता है। बेरिलियम, ये सब के सब मंदक का काम करते हैं, लेकिन कैडमियम की रॉड जो होती हैं वो न्यूट्रॉन को अवशोषण का काम करती है, उनको अवशोषित कर लेती हैं। फिलहाल भारी जल हुआ या बेरिलियम हुआ या फिर हुआ ग्रेफाइट, ये सभी के सभी जो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करते हैं, स्लो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से फिर ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये सभी पे चला जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। भारी जल किसको कहते हैं? भारी जल ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। क्या ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं? ये भारी जल का फॉर्मूला है, भारी जल का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम पीपीटी अच्छे से बनवा लें, तो जुगाड़ से काम चला रहे हैं इस तरह से। बस आप लोग सपोर्ट करो यार। अगर आप लोगों का प्यार बरकरार रहा तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल की साइंस आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है कोबाल्ट 60 जो कि कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल होती है। में कौन सी किरण निकलती है? ओहो हो,
तो आपको पता कैंसर के उपचार में जो किरणें यूज होती हैं वो होती है गामा किरणें, जो कि कोबाल्ट 60 के अंदर से निकलती हैं, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर गामा किरणें निकलती हैं, गामा रे, ये ऑप्शन हो जाएगा गामा रे। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें निकलती हैं। आपने देखा होगा रेडियोथेरेपी के नाम से सुना होगा आपने, रेडियोथेरेपी। कैंसर के मरीजों को या तो कीमो लगाई जाती है या फिर रेडियोथेरेपी की जाती है। तो रेडियोथेरेपी जो होती है वो गामा किरणों की वजह से ही होती है। बाल कैसे हो रहा है? बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, उम्र खत्म हो गई हमारी। तो कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओहो, आइंस्टीन ने दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसने ये कहा था कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप 1 किलो किसी मटेरियल को जलाओगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, वो कैलकुलेट होगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपने लगा दिया। अब बात करते हैं 26वें की। तो 26वां क्या कह रहा है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? देखो, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं तो उनके अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया के अंदर निकलता है, तो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 92 यूरेनियम 236 भी होता है, 92 यूरेनियम 238 भी होता है। 92 इसका परमाणु क्रमांक है, ध्यान रखना, इतने ही प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? 92 यूरेनियम 200। अब देखो 235, यहाँ पर यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 का जिक्र है। कुल मिलाकर यूरेनियम होना चाहिए, तो यूरेनियम 235 जो है इसका परमाणु भार संख्या है। ठीक है, तो 26 में का हो जाएगा डी। 27वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 27वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? 27वें क्वेश्चन में कह रहा है छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसा। देखो, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक छिद्र की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश जो है वो एक छिद्र की तरह कार्य करता है, जैसे कि हमारा एक परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उससे कंपेयर की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 भी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं आपके बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता? आपको पता है उत्सर्जन होता है कैथोड से, तो वो कौन सा कैथोड द्रव्य है जिससे अच्छे से उत्सर्जन होगा? तो वो कैथोड ऑक्साइड विलेपित होना चाहिए, ताकि उससे बहुत अच्छे इफिशिएंटली वहां से चार्ज पार्टिकल्स का उत्सर्जन हो सके। ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन भी लोको पायलट में पूछा गया था 2007 में। क्वेश्चन बनता है आगे ये, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ओहो, सत्य की बात पूछ रहा है। तो संलयन एवं विखंडन दोनों समान ऊर्जा उत्सर्जित करती है? नहीं भाई, नाभिकीय संलयन जो होती है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो यहां समान तो हो ही नहीं सकती। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। बात सही है, संलयन में ज्यादा होती है, विखंडन में कम निकलती है। इसलिए जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कौन सा आधारित है? यूरेनियम 235 वाला। हाइड्रोजन बम तो नहीं है, नाभिकीय विखंडन पर जो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्मली जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका फिनिश। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट, इसको बहुत अच्छे से जान लिया। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि 44 टोटल क्वेश्चन है, मजा आ रहा ना भाई आप लोगों को? हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? कोपरनिकस। जहां भी सोलर सिस्टम आ जाए तुरंत कोपरनिकस पे टच करें और आगे बढ़ें। सोलर सिस्टम कि भाई हमारे पास सोलर सिस्टम भी होता है, सोलर सिस्टम में सन होता है, फिर उसके बाद में प्लैनेट्स होते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, प्लैनेट्स का भी ऑर्डर है, क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना। तो एम, वैम, जे, सन, लास्ट में SUN, यूरेनस, नेपच्यून।
तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ऑर्डर है सन से दूरी के साथ प्लैनेट्स का ऑर्डर। फिलहाल सोलर सिस्टम पूछा गया, कोपरनिकस ने खोज की थी। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया, थोरियम। थोरियम का पाया गया था, थोरियम का भाई, थोरियम। देखो थोरियम जो है ना ये बहुत ही तगड़ा, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोरियम। कौन सा? थोरियम। ठीक है, ध्यान रखना, थोरियम पाया गया था भारत के अंदर, सबसे ज्यादा विशाल भंडार थोरियम का है। क्वेश्चन नंबर 32, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरापारा, भाई देखो ध्यान दो, काकरापारा, ये जी के जीएस का क्वेश्चन हुआ कि राजस्थान के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात के अंदर है, या फिर गुजरात महाराष्ट्र। तो ये गुजरात के अंदर है काकरापारा, गुजरात के अंदर ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अब देखो क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर किसके प्रकार हैं? तो भाई ये परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, लगा दिए होंगे आपने। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 34, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, किसमें होते हैं? आपको पता होना चाहिए जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो अपने आप को तोड़ते 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 ये लेड पर आकर रुक जाते हैं। लेड 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेड पर आकर रुक जाते हैं, तो लेड बोलते हैं शीशे को। ये जो घर में शीशा होता है इसकी बात नहीं, ये लेड, ये लेड, इसको भी शीशा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने का, देखो न्यूट्रॉन को, इसके न्यूट्रॉन की गति को कम नहीं किया जा रहा, शोषित किया जा रहा है। तो ऐसा काम तो कैडमियम की रोड ही करती है, तो कैडमियम इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 भी लगा दिया आपने। 35 के साथ आप लगाएंगे अब 36। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन, जहां भी हो लगाओ हाइड्रोजन, इसका सी ऑप्शन हो गया हाइड्रोजन। बता रखा नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है सूर्य के अंदर। ये क्वेश्चन भी रिपीट मार दिया। क्वेश्चन नंबर 37, 3 प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में से कौन सी एक्स किरण की तुल्य है किंतु कम तरंगदैर्ध्य की है? तो आपको पता है, मैंने आपको एक गाना याद करवाया था, गाओ, क्या याद करवाया था? गाओ गाओ एक्स यूं देखकर अब, बस इसमें से पता रहा, गाओ मतलब गामा रेज, गामा की बात आती है, एक्स रेज, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, देखकर मतलब विजिबल, विबग्योर वाली। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है सन का। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा किरणों की होती है, इनकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य गामा से थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन गामा के मुकाबले एक्स की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। हमसे कह रहा है कम तरंगदैर्ध्य की होनी चाहिए और खतरनाक होनी चाहिए। तो एक्स के मुकाबले, एक्स किरणों के मुकाबले गामा किरणें कम तरंगदैर्ध्य की होती हैं और ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो जहां कहीं भी गामा किरणें दिखाई दे, लगाओ, आगे बढ़ो। गामा किरणें कहां से निकलती हैं? नाभिक के अंदर से गामा किरणें निकलती हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांजिशन हो रहा होता है, जिसके दौरान गामा किरणें निकलती हैं, वो भी रेडियो एक्टिव तत्व में से। अच्छा, रेडियो एक्टिव तत्व में से कौन कौन सी किरणें निकलती हैं? अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती हैं। ध्यान देना, सबसे भारी कौन सी होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आपने लगा दिया। अब कुछ क्वेश्चन है लास्ट के, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। किसी को डाउट है या कोई दिक्कत हो तो बताएं। अगर किसी को कोई सजेशन देना है तो भाई आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सजेशन दे सकते हैं मुझे। मैं आपका छोटे भाई जैसा हूँ, बिल्कुल छोटा सा भाई हूँ आपका, और छोटे भाई जैसा भी हूँ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर आप इन क्वेश्चंस को भी लेकर आए। ठीक, क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो जब भी जोड़ी बनाने वाला आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि जोड़ी बनाने वाला 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जो सबसे अच्छा है ना उसको ले लो। जैसे कि आपको पता है एक्स किरणें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। तो जहां कहीं भी रोंटगन हो तो लगा दो। तो पहले के अंदर रोंटगन है, तो इसका मतलब डी का पहला होना चाहिए। तो डी का पहला किस किस में है? इसमें है। तो मतलब ना तो ये वाला आंसर होगा ना ये वाला आंसर होगा। सी और डी में से कोई एक हो सकता। अब एक और देख लो, एक और देख लो, कोई सा भी। कैसे के पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने, मतलब ये वाला हो जाएगा। तो बी का दूसरा, तो बी का दूसरा किसके अंदर है? आहा, इसके अंदर तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब आंसर सी हो गया, बिल्कुल सही। इतनी आसानी से आप जोड़ी को बना सकते हैं। जोड़ी वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता अगर बच्चों को थोड़ी सी समझ आती है तो। ठीक है भाई, चलो ये भी खत्म, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो भाई सूर्य के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय संलयन, दो छोटे छोटे नाभिक का जुड़ना और बड़े नाभिक का निर्माण होना। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। तो 39 का हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं लंबाई। लंबाई बोलते हैं इसको। तो ये भी खत्म। टीसी और सीसी के अंदर ये पूछा गया था, टीसी और सीसी बना दिया आपने इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। हमारा सूर्य किस परिवार से है? देखो हमारा सूर्य जो है वो सुपरनोवा भी नहीं है, सुपरनोवा बहुत विशाल होता है वो भी नहीं है, और ना ही ये रेड जाइंट है, लाल दैत्य भी नहीं है। रेड जाइंट अभी हुआ नहीं है हमारा सूर्य, वरना रेड जाइंट हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा अपना सर्कल बना देगा। तो ये भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? ना ये पल्सर स्टार है। पल्सर स्टार जो होते हैं, है ना, पल्सर स्टार्स क्या होते हैं? पल्स करते हैं, वो एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं और फ्लक्चुएटिंग तरीके से उनकी वेव्स निकलती हैं। तो ये छोटा और पीला बोना है। क्या है ये? छोटा और पीला बोना हमारा सूर्य। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी था आप लोगों के लिए, 2004 में पूछा गया। अब आता है नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार जो होता है, न्यूक्लियर का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है। इसको आप एक फर्मी भी कहते हो। क्या कहते हो आप? 1 फर्मी। एक फर्मी की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर की होती है। तो जहां कहीं भी 10⁻⁻15 मीटर दे रखा, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट के दौरान की थी? तो वो था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको आप कहते हो कि आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? आपको पता है बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है ना। क्योंकि आपने ये देखा था, इस थ्योरी में ये पाया गया था, जो दूर जाने वाले प्लैनेट थे या फिर स्टार्स थे, स्टार्स की बात करते हैं स्पेशली, क्योंकि प्लैनेट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। स्टार्स की अपनी खुद की ऊर्जा होती है, जबकि प्लैनेट की ऊर्जा अपनी खुद की नहीं होती। जैसे कि सन हमारा जो है वो एक्टिव है क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसका खुद का है, जबकि चांद जो है ये पैसिव है, क्योंकि सूर्य की रोशनी चांद पर गिरती है तो हमें वो चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद की अपनी खुद की रोशनी वो है नहीं। तो ठीक है, तो जितने भी स्टार्स हैं उनकी जो लाइट आई गई थी तो वो कहीं ना कहीं रेड शिफ्ट की तरफ को गई थी, रेड लाइट की तरफ को गई थी स्पेक्ट्रम में। तो उससे ये पता लगाया गया था कि ये स्टार हमसे दूर जा रहा है। तो इसको कहा गया डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। साउंड का भी डॉपलर इफेक्ट होता और लाइट का भी होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 43 का हो जाएगा बी। होप सो सबका सब क्लियर होता जा रहा होगा। अब आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य कौन करता है? आहा, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? रिएक्टर शक्ति स्तर में परिवर्तन करना नहीं, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया के ताप को बाहर निकालना। ये सभी नहीं भाई, ना तो वो ताप को बाहर निकालता है, ना ही कहीं ना कहीं रिएक्टर शक्ति में कि उसके लेवल को कहीं ना कहीं परिवर्तित करता है। तो ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन भी, दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन ये नहीं है। जब ये नहीं है तो सभी तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन बी। देखो न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, यही होता है मॉडरेटर का काम। कितने सारे न्यूट्रॉन है उनको मंदक भी किया जाता है भारी जल द्वारा, ग्रेफाइट की रॉड द्वारा, बेरिलियम द्वारा। और अगर बहुत ज्यादा है और नियंत्रित चेन रिएक्शन करवानी है तो आपको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं वो कैडमियम की रॉड के द्वारा अवशोषित भी कराए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मॉडरेटर की बात करोगे तो न्यूट्रॉनों के लोड को कम करवाना ही होगा आपको। होप सो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के जो भी आरआरबी के क्वेश्चंस बने थे वो सारे के सारे आपने मेरे थ्रू लगा लिए। अगर आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, डेफिनेटली आपकी साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। अभी आपका टेक्नीशियन का बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला, जेई का भी बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला। ये एग्जाम तो ऑलमोस्ट आपके निकल चुके हैं ऐसा माने, लेकिन अभी आपके पास एनटीपीसी है, उसके लिए तैयारी करो, क्योंकि एनटीपीसी सबके सब यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये इन टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। टॉपिक कोई और नहीं आने वाले, कोई रॉकेट साइंस नहीं बनने वाली, अलग से टॉपिक आ जाएंगे, यही टॉपिक होंगे, यही क्वेश्चंस अलग अलग घुमा के देने की कोशिश करेगा बोर्ड। तो आपके लिए एनटीपीसी टारगेट करना है, साथ में ग्रुप डी भी टारगेट करना है, वो सब यहीं से करना। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल से तैयारी करो, लग जाओ, लगाओ ईयरफोन, बैठ जाओ लाइब्रेरी के अंदर, सारे के सारे वीडियो लेक्चर मेरे देख लो।
डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा साइंस के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके साइंस में ठीक करा दूंगा, क्योंकि जब भी मैं साइंस का पेपर देता हूँ आरआरबी का, तो बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। इसलिए मैंने आरआरबी प्री मेन साई को क्वालिफाई कर देता। वो तो सेक्शनल या फिर सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, जिसकी वजह से आधे या एक नंबर से सिलेक्शन रह गया था। चलिएगा अगले एपिसोड में एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया।